नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और कल दिवाली का त्यौहार आप सभी ने बहुत ही खुशी, उमंग और उत्साह से के साथ मनाया होगा और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी स्वस्थ और बेहतरीन होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत है। मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इसमें बाल विकास को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और इसकी आज ये अगली वीडियो है जिसमें जीन पियाजे के सिद्धांत को आज हम देखेंगे। और इसमें इतने बेहतरीन तरीके से सिद्धांत को समझाया जाएगा कि आपको ये सिद्धांत जितना आप कभी भाई लगा होगा, तो आज के बाद आपको सिद्धांत बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान, चुटकियों में आप इसको हल कर ले जाएंगे। जो भी इसके क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और देखिए, हमारे साथ आप पेन और पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट और रिलेटिव फैक्ट्स होंगे उनको आप नोट डाउन कीजिएगा। और देखिए, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लाइड्स तैयार की हैं जिसमें जीन पियाजे के सिद्धांत के नोट्स कवर किए गए हैं। और साथ साथ मैंने लास्ट में एक्सरसाइज के लिए आपको 5-6 क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं ताकि आपको अपनी तैयारी की भी आकलन हो सके। और देखिए फ्रेंड्स, इन सभी जो भी वीडियो मेरी होती है उन सभी में जो मैं आपको सिखाता हूं उन सभी का आप हाथों हाथ अपने हैंड राइटिंग नोट्स भी जरूर नहीं करिएगा, क्योंकि जिस समय मैं समझाता हूं उस समय तो आपको याद हो जाता है। लेकिन होता क्या है, आपके क्या हमारे साथ भी यही होता है कि अगर हम उस चीज़ को रिवाइज ना करें तो रिवाइज ना करने की वजह से वो चीज़ हम समय के अंतराल में भूल जाते हैं। तो इसलिए हम उसको अच्छे से ध्यान रख सकें, उसके लिए हमारा नोट्स जरूर हैं बने होने चाहिए, जिसको हम अपने नोट्स को समय समय रिवाइज करते रहें। हम भी करते हैं और आप भी उसको रिवाइज करिएगा, जिससे उस टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी करके बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिद्धांत। बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाली है ये। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे की बात हुई है। जीन पियाजे महोदय का जो सिद्धांत दिया गया उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कहां के निवासी थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये। अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्विट्जरलैंड के निवासी, या क्वेश्चन तो बल्कि ऐसे बनेगा कि जीन पियाजे कहां के निवासी थे, तो आप ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनकी पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। और देखिए, इन्होंने प्रयोग किस पर किया। हमने पीछे पढ़ा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलो ने कुत्ते पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया। तो लेकिन अगर इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे का प्रयोग उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पर किया। इनकी अपनी खुद की संतानें थी तो उनकी संतानों पर, अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया। हालांकि इनकी इसके लिए आलोचना भी की गई, काफी प्रसिद्ध प्रयोग रहा इनका, और इसके लिए इनकी आलोचना भी काफ़ी ज़्यादा हुई। जो ज़्यादा प्रसिद्ध होता है उसकी आलोचना भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी इस काम के लिए आलोचना भी काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत इन्होंने मनोविज्ञान को दिया, जिसके कारण आज हम बाल विकास को बहुत ही बेहतर और उन्नत स्तर पर ले जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। और देखिए, इनको अगर जनक की बात की जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। वेरी वेरी IMP पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। अगर कैसे पूछ लिया एग्जामिनर तो आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो ये हमने इनके बारे में शुरुआती डिटेल देख ली। अब देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अन्य नाम की बात आ जाती है। जीन पियाजे महोदय कि इनके जो सिद्धांत है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने पीछे आपको बताया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो ये इनका नाम है ही। इसके अलावा ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इनके ही सिद्धांत को कहा जाता है। और अगर कभी पूछ ले एग्जामिनर कि अवस्था का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है, या अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सही आंसर जीन पियाजे के साथ जाएगा, कि अवस्था का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया। अब देखिए, बात आ जाती है जीन पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। तो इन्होंने बाल विकास के संबंधित अवस्थाओं की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं, देखिए हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे व्याख्या से मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताई जाएगी। और देखिए, जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो वे हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी ईमानदारी से देखिए अपना काम करें, हम भी आपके लिए पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो आप भी पूरी ईमानदारी से करिए। निःशुल्क शिक्षा और एक समान शिक्षा हमारा ये ध्येय है, और इस ध्येय के साथ हमारा गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म काम करता है। तो आप भी अपनी तरफ से काम कीजिएगा, हम भी अपनी तरफ से पूरी लगन और मेहनत से, शिद्दत से आपके लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, वापस आते हैं टॉपिक पर कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, बहुत ही मेन और मोस्ट अवस्थाएं हैं। इनमें से क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी, अब 4 अवस्थाओं के नाम दे सकता है विकल्प में, और एक का नाम नहीं देके पूछ ले कि इनमें से कौन सी अवस्था उनकी नहीं है, कोई गलत आंसर दे दे, उसमें से पूछे इनमें नहीं है, तो आपको चारों ही अवस्थाओं के नाम याद रखने हैं।
भी डिटेल में आपको इसमें समझाऊंगा। तो देखिए पहली अवस्था इनकी है संवेदी गामक अवस्था, जो कि इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक मानी है। जन्म से लिख सकते हैं, जीरो से। जीरो या जन्म एक ही बात है कि जन्म होता है उसमें बच्चा बिल्कुल जन्म के समय 0 ही वर्ष का होगा। तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और देखिए इंग्लिश में कहते हैं संवेदी गामक को मोटर सेंसरी मोटर, इसको भी आप ध्यान रखिए चलेगा, अगर किसी को इंग्लिश में ध्यान रखना हो नाम इनका। सेंसरी मोटर स्टेज है इनकी पहली अवस्था। दूसरी उन्होंने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है, 2 से 7 वर्ष तक। संवेदी गामक जन्म से 2 वर्ष तक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने नाम दिया है। और पूर्व संक्रियात्मक की इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इनकी थर्ड और महत्वपूर्ण स्टेज जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप जोर ध्यान रखिएगा, इनकी सबसे ज्यादा मोस्ट जो अवस्था है वो यही है, इसी से ही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक मानी गई है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसकी थर्ड स्टेज की ये हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है। आपको ये भी जोर ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था कब से कब तक वर्ष तक मानी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ये भी पूछे गए हैं कि 2 से कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है, 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 तक। और औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक। तो आपको इनको चारों ही अवस्थाओं के नाम और चारों ही कब से कब तक रखी गई हैं अवस्थाएं, ये आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। अब आगे इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए पहली अवस्था है इनकी संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक के लिए। तो देखिए इसके मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैंने नोट डाउन किए हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह ही नोट डाउन कीजिएगा और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। बालक जो भी कार्य करता है शरीर के द्वारा करता है। देखिए जैसा इसका नाम है संवेदी गामक, असल में इसमें क्या होता है, बालक काफी छोटा शिशु के रूप में होता है, नवजात होता है, और वो अपनी क्रियाओं को, देखिए चल फिर नहीं सकता बालक, नहीं बोल सकता, लेकिन वो अपनी क्रियाएं अपनी संवेदी गामक, जो उसके मोटर सेंसरी जो उसकी अवस्थाएं हैं, जो उसकी संवेद, जिनसे वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता है, उनके द्वारा गामक क्रिया के द्वारा अपनी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको भूख लगेगी, रोएगा, चिल्लाएगा, तो वो उनके द्वारा करेगा। कैसे करेगा देखिए, या तो आंख से फड़काएगा, कानों को हिला सकता है, अपनी नाक से त्वचा से वो अपनी त्वचा छुएगा, कुछ भी उसे महसूस करना होगा अपनी त्वचा के द्वारा छुएगा। तो ये सब क्रियाएं उसकी संवेदी गामक है, उससे वो क्या करेगा, संवेदना प्रकट करेगा, संवेदन द्वारा हर चीज को महसूस करेगा। तो इसलिए इस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, आंख, कान, नाक, त्वचा, इन सभी इंद्रियों द्वारा प्रयोग करके वो सिर्फ अपनी क्रियाओं को बताता है या महसूस करता है, जानने का प्रयास करता है। गामक क्रियाएं इसमें क्या होंगी, देखिए पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा चीजों को, वो चल तो सकता नहीं, लेकिन हाथ में जो भी उसकी चीज आएगी, आसपास कपड़ा होगा, अपने माँ के पास होगा, पिता के पास होगा, तो उनके हाथ, पैर, बाल को हाथ से पकड़ेगा, खेलेगा। कोई चीज को दे दोगे आप तो, या कुछ भी खिलौना होगा छोटा मोटा, या कुछ भी मान लीजिए उसके हाथ में कपड़ा ही आ गया तो उससे खेलना शुरू कर देगा। लिखना, अब देखिए लिख तो सकता नहीं बच्चा, काफी छोटा होता है। लिखने का मतलब यहां पर है कि अगर आप उसको पेन पकड़ा देंगे, जब बच्चा 2 साल तक की बात हो रही है, तो 2 साल में मान लीजिए जब 1 वर्ष का बच्चा हो गया, अगर आपने उसको पेन पकड़ा दिया तो क्या करेगा, वो पेन से रजिस्टर पर इस तरह से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेगा। इसको लिखना कहा गया है। तो वो लिखेगा, चूसेगा, कोई भी उसे वस्तु मिलेगी, चाहे खिलौना हो, चाहे पेन हो, कोई डंडी हो, तो उनको क्या करता है बच्चा, मुंह में लेता है और उसको चूसना शुरू कर देता है। तो ये सभी क्रियाएं गामक क्रियाएं हैं, और जो कि बच्चा संवेदी गामक अवस्था में करता है, पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। और इसी अवस्था में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, मैंने देखिए ग्रीन कलर से बोल्ड किया है इसको। इसी अवस्था में बच्चा प्रकाश एवं आवाज के लिए प्रतिक्रिया करता है। अगर उसके तरफ आप प्रकाश डालोगे, कमरे में अंधेरा है, एकदम लाइट खोलोगे, तो बच्चा एकदम प्रतिक्रिया करेगा। उसको आवाज दोगे तो भी बच्चा प्रतिक्रिया करता है। आप देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को आवाज दिया जाती है तो बच्चे को, उसको कहते हैं गोलू, मोलू, कुछ भी कहेंगे, उसका नाम रखा आपने, उसको पुकारेंगे तो एकदम उस आवाज के प्रति प्रतिक्रिया देगा, उधर देखेगा, उसकी आंखें एकदम, जैसे ही उसको आवाज कान पड़ेगी तो जिधर से आवाज आ रही है बच्चा एकदम उधर की तरफ देखना शुरू कर देगा। तो यही उसकी प्रतिक्रिया है। तो इसी उम्र में बच्चा प्रकाश एवं आवाज के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो आप ये नोट डाउन कीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के ऊपर की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हमने नाम दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यही एकमात्र अवस्था है जीन पियाजे महोदय की जिसके 2 भाग हैं। ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो भागों में है, जिसका पहला भाग का नाम है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरे भाग का नाम है अंत्य प्रज्ञा काल। क्या नाम है इनका, एक बार फिर देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत्य प्रज्ञा काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल की बात की जाए तो ये 2 से 4 वर्ष की अवधि होती है और अंत्य प्रज्ञा काल की 4 से 7 वर्ष की अवधि होती है। इस अवस्था में बड़ों को अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। जैसा बच्चे बड़ों को देखकर बड़े जैसा करेंगे, बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, बड़ों को अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे क्या करते हैं, बोलना भी सीखते हैं इसमें। तो बड़ों को देखते हैं किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह का वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को वो बच्चे देखते हैं और उसको ही अपने व्यवहार में लाते हैं। खोज की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि खोज की अवस्था जीन पियाजे की किस अवस्था को कहा गया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे महोदय की खोज की अवस्था कहलाती है। अब इसमें खोज की अवस्था क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 7 वर्ष के, अगर आप उन्हें कहीं भी घुमाने ले जाओगे, छत में बैठाओगे, कहीं भी ले जाओ आप, तो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यों, कब, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। कोई सूरज निकल रहा होगा तो पूछेंगे ये सूरज क्यों निकलता है, ये क्यों होता है, ये कब होता है, कैसे होता है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है और उसी जिज्ञासा के कारण वो क्यों, कब, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं हर वस्तु के ऊपर। कोई बस चल रही है तो बस क्यों चल रही है, बस कब चलती है, बस कैसे चलती है। तो मतलब कुछ भी बात होगी उसमें उनका क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि वो दुनिया को, बातों को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। इसलिए वो दिन रात खोज में लगे रहते हैं कि हर जो भी उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में प्रश्न उठे, उसका उत्तर मिलता रहे। तो इसलिए वो खोजी अवस्था है उनकी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसी अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है। और इसी अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू कर देता है। 2 से 7 वर्ष का बालक अच्छा खासा चलने फिरने लायक हो जाता है, तो आराम से अपने पड़ोसी जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेल खेलना शुरू कर देता है। अब देखिए, इसी उम्र में बालक चित्रों, शब्दों, प्रतीकों का प्रयोग भी करता है और प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है। इसी उम्र में लुका छिपी, ये जो ताले हैं, जो ये खेल है प्रतीकात्मक खेल, लुका छिपी वाले, तो ये सभी प्रतीकात्मक खेल हैं, इनको बच्चा खेलता है। लेकिन इस उम्र में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। अब सही अनुपात का क्या मतलब है, देखिए मैंने इसमें एक इमेज रखी है, फिगर, इससे समझिए आप। अगर देखिए 2 गिलास हैं, इन दोनों गिलास में बराबर पानी है, लेकिन एक गिलास की लंबाई ज़्यादा है, एक की चौड़ाई ज़्यादा है, पानी दोनों में समान रखा गया है। तो अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि इसमें पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या बताएगा, इस 2 से 7 वर्ष का, कि लंबे वाले गिलास को देखकर कह देगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। और जबकि ऐसा नहीं है, दोनों ही गिलास में बराबर पानी रखा जाएगा, लेकिन बच्चा लंबाई को देख के बता देगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, और इसलिए बच्चा कहेगा कि इसमें लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है। जबकि चौड़े वाले गिलास को उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो इतना सोचेगा ही नहीं कि गिलास चौड़ा है तो चौड़े की वजह से इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया और इसमें भी पानी उतना ही आएगा जितना लंबे गिलास में आ रहा है। एक और उदाहरण इसका देखते हैं। जिस प्रकार बच्चा, देखिए एक और उदाहरण है, अगर जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा रखा हो, आपने काफ़ी बार सुना होगा इस एग्जाम्पल को भी। तो अगर इस 2 से 7 वर्ष के बच्चे से पूछा जाए कि कौन सा वजन में ज़्यादा है, 1 किलो रुई, 1 किलो लोहा, तो बच्चा कहेगा 1 किलो लोहा ज़्यादा है, क्योंकि वो सोचेगा रुई तो हल्की होती है तो 1 किलो रुई हल्की होगी। लेकिन वो इसको नहीं ध्यान दे रहा कि उसका वजन कितना है। दोनों ही 1 किलो है, 1 किलो रुई, 1 किलो लोहा, दोनों ही बराबर वजन के हैं, लेकिन वो सोचेगा लोहा भारी होता है, तो इसलिए वो कहेगा 1 किलो लोहा 1 किलो रुई से ज़्यादा भारी है। तो यही होता है सही अनुपात का अंतर न कर पाना, और जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे की विशेषता होती है। अब देखिए एक लक्षण और है, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं इस उम्र के बच्चों में। सजीवता के मतलब कैसे, जैसे गुड़िया में एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, गुड़िया गुड्डे इनके पास होते हैं, तो उससे खेल करते हैं, और जैसे खेलते हैं तो उनसे ऐसे खेलते हैं जैसे वो एक जीवित बच्चा हो, जीवित ही गुड़िया हो। तो उसे कहेंगे ये हमारी गुड़िया, अगर वो गुड़िया उनसे गिर जाए तो कहेंगे गुड़िया को गिर गई, चोट लग गई, उसे सहलाएंगे, उसे अपनी गोद में लेकर पुचकारेंगे। खाना खाएंगे तो उसे भी खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे उसको, कहेंगे ले तू पानी पी। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये भी उनका ही एक बीच का साथी है और ये भी एक इसमें प्राण है, जिंदा है, जीवित है। तो यही होता है सजीवता का लक्षण मिलना, जो कि वो बच्चे गुड़िया गुड्डे खिलौने में भी मानते हैं कि इनमें भी प्राण है, ये भी हमारी तरह जीवित है। तो वो सभी सजीवता का लक्षण है। तो ये सभी विशेषताएं बच्चे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। अब देखिए दोस्तों, बात आ जाती है तीसरी अवस्था पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे महोदय ने इसकी अवधि रखी है। और इसी अवस्था देखिए, जीन पियाजे के क्वेश्चन में से, अगर जीन पियाजे के सिद्धांत में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही बनता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था और बालक के विकास के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था है।
इस उम्र में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है और वह बाह्य जगत को महत्व देने लगता है। जो बच्चा पहले क्या होता है 7 वर्ष तक वो खुद में खोया रहता है, खुद में उसको सब कुछ उसे अपना ही अच्छा लगता है, अपने आप को प्रेम करता है, आत्म केंद्रित होता है। लेकिन इस उम्र में बच्चा आत्म केंद्रित प्रवृत्ति को छोड़कर बाह्य जगत में महत्व देना शुरू कर देता है। वो बाहर दुनियादारी को देखना शुरू कर देता है, बाह्य जगत में उसको घूमना फिरना, बाहर के दोस्त बनाना उसको पसंद होने लगते हैं। और इसी को कहा गया है कि बाह्य जगत को महत्व देना और आत्म केंद्रित प्रवृत्ति का उसका कम हो जाना। अगला इस अवस्था का महत्वपूर्ण पॉइंट है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन उसको कहा जाता है, चिंतन 2 तरह का होता है, अमूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त जो अगर आप जो वस्तु, जो समस्या, जो परेशानी आपके सामने है, जो क्वेश्चन आपके सामने आप उसको देखकर हल कर रहे हो तो वो आपके लिए मूर्त है, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है तो वो आपके मूर्त चिंतन है। और अगर आपको किसी समस्या, किसी क्वेश्चन को बिना देखे, बिना समझे, बिना देखे, बिना किसी चित्र में सामने देखे उसको सिर्फ दिमाग में सोचकर, अपने कल्पना से सोचकर उसको बारे में सोच रहे हो, हल कर रहे हो तो वही अमूर्त चिंतन है। तो यही अंतर है मूर्त और अमूर्त में। तो मूर्त संक्रियात्मक, जैसा इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक, उसी तरह ही चिंतन करता है मूर्त चिंतन। इसमें चिंतन आधारित रहता है तर्क पर। चिंतन की बात हुई है तो चिंतन तर्क पर आधारित रहता है। इस उम्र में बच्चा सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। जो मैंने पीछे बताया कि पूर्व संक्रियात्मक में उसको अनुपात का अंतर नहीं होता, लेकिन इस उम्र में बच्चा अनुपात को भी पहचानने लगता है कि कौन 1 किलो लोहा 1 किलो रुई, वजन बराबर है तो दोनों ही बराबर हैं। आकार को समझने लगता है कि कौन किस आकार में बड़ा है, गिलास की लंबाई ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो चौड़ाई की वजह से दोनों बराबर हैं तो इसको समझने लगता है। क्रम को समझने लगता है, क्रम कि 1 2 3 4 कि इनका क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या, अवरोही क्रम क्या है, इन सभी को बच्चा समझने लगता है। तो यही उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत ही बनता है कि गणितीय संक्रियाएं बच्चा किस उम्र से करने लगता है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस उम्र से बच्चा गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जीन पियाजे महोदय की तीसरी अवस्था है, उस महत्वपूर्ण अवस्था से बच्चा गणितीय संक्रियाएं करना भी आरंभ कर देता है। और फ्रेंड्स अब देखते हैं जीन पियाजे महोदय की चौथी और लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। महत्वपूर्ण अवस्था है ये भी, और इसको नाम दिया गया है इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच मानी गई है। अब इसमें बच्चा क्या कर सकता है, अमूर्त चिंतन। जिस तरह से मूर्त संक्रियात्मक में मूर्त चिंतन करता है उसी प्रकार औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन। सामने समस्या ना भी हो तो उसे बिना देखे भी अपने दिमाग में, मस्तिष्क में कल्पना द्वारा उसका हल निकालना, उसके बारे में चिंतन करना, स्मरण करना, मनन करना, ये सभी काम करने लगता है। तो इसमें लिखा गया है कि अमूर्त चिंतन करने लगता है, निर्णय, स्मरण, मनन सभी इसमें करने लगता है। अंकों का प्रयोग, बात आ जाए कि डिजिट का प्रयोग बच्चा किस उम्र से करता है, बात हो जाए कि डिजिट का प्रयोग बच्चा किस उम्र से करता है, तो भी हमारा आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से ही बच्चा अंकों का प्रयोग करना शुरू करता है। समस्या समाधान करने लगता है, मैंने पीछे बताया कि समस्या समाधान इसमें अमूर्त रूप से करने लगता है। और कार्य कारणों को समझ जाता है कि कौन सा कार्य किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है इस कार्य का होने का, इस कारण को भी बच्चा समझने लगता है। तो यह उम्र होती है उसकी 11 से 15 वर्ष की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन ये क्वेश्चन इन फ्यूचर में बना जा सकता है। क्योंकि आपने जिन बाल विकास में पढ़ा होगा कि नैतिकता का सिद्धांत तो कोलबर्ग ने दिया, लेकिन इसके अलावा जीन पियाजे महोदय ने भी नैतिक और धार्मिक विकास का भी गहन अध्ययन किया था और इन्होंने नैतिकता का भी सिद्धांत दिया है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, लेकिन जीन पियाजे महोदय ने भी नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किताबों में आपको नहीं मिलेगा देखने को। मैंने भी एक जगह ही पढ़ा था तो मुझे भी ये नया पॉइंट लगा तो मैंने इसमें कवर किया आपके लिए कि जीन पियाजे महोदय ने नैतिकता का भी सिद्धांत दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत को जाना, पहले उनके बारे में जाना, उनके सिद्धांत के नाम जानिए, उनकी अवस्थाएं देखी और उनकी चारों अवस्थाओं को डिटेल में विद फैक्ट्स, विद डिटेलिंग मैंने उनको आपको समझाया और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब बारी है इनसे रिलेटेड, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर देख लेने की। इससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? बुद्धि का विकास, भावनाओं का, नैतिकता का, या इनमें से कोई नहीं? तो जीन पियाजे का विकास संबंधित है बुद्धि के विकास से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो उन्होंने कुल अवस्थाएं बताई हैं 4 अवस्थाएं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पियाजे की मूर्त क्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी है? कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा, बच्चे की उम्र सीमा कितनी होती है? तो ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था बच्चे की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था जीन पियाजे ने बताई है और इसकी उम्र बताई है उन्होंने 7 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, यह कथन किसका है? तो देखिए, हमें हर वीडियो में जरूर ध्यान रखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट कथन हर मनोवैज्ञानिक का हम कवर करते चलें, क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक का एक ना एक कथन तो इतना महत्वपूर्ण, इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध होता है कि वो एग्जाम में काफी बारंबार उसको पूछा जाता है। तो इसी प्रकार जीन पियाजे महोदय का महत्वपूर्ण कथन है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। तो ये जीन पियाजे महोदय का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मशहूर कथन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे। ज्वार भाटा का काल किस अवस्था को कहा गया है? देखिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, हालांकि संबंधित तो इसी जीन पियाजे के सिद्धांत से है, लेकिन इसमें मैंने आपको कवर नहीं कराया। बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि ज्वार भाटे का काल किस अवस्था को कहा गया है जीन पियाजे महोदय की। तो इसकी बात की जाए तो ज्वार भाटा काल कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक है? मैंने आपको बताया 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बालक गणितीय संक्रियाएं किस अवस्था में करने लगता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के मध्य होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए जो कि इसके एग्जाम पर बन सकते हैं, और हमने इस सिद्धांत को बहुत ही बारीकी से सभी छोटे छोटे पॉइंटों को विद डिटेलिंग शून्य से शिखर तक इसको सिद्धांत को कवर किया। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी करके समझ में आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो इसको आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।